नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का टोटल टीवी में और मैं हूं आपके साथ जया पाल। चलिए शुरुआत करेंगे हमारी खास कार्यक्रम की और चर्चा करेंगे एनसीआर दायरे की। बता दें कि दिल्ली के विज्ञान भवन में हुई एनसीआर प्लानिंग बोर्ड की बैठक ने कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं, जिससे फैसले का सबसे ज्यादा इंतजार था, यानी क्या एनसीआर का दायरा बढ़ाकर 100 किलोमीटर किया जाएगा, उस पर कोई चर्चा नहीं हुई। यानी फिलहाल एनसीआर का मौजूदा ढांचा जस का तस रहेगा और हरियाणा के 5 जिले एनसीआर का हिस्सा बने रहेंगे। लेकिन इसी बैठक में रीजनल मास्टर प्लान 2041 पर चर्चा हुई। उसकी समीक्षा के लिए एक कमेटी भी बनाई गई और ये कमेटी 15 अगस्त तक अपनी रिपोर्ट देगी। सबसे ज्यादा चर्चा उस प्रस्ताव की हो रही है जिसमें 4 नमो सिटी विकसित करने की बात सामने आई है। दावा यह किया गया कि इससे दिल्ली पर दबाव कम होगा और आसपास के शहरों का संतुलित विकास होगा। लेकिन सवाल यही है कि क्या ये वास्तव में भविष्य की शहरी जरूरतों का समाधान है या फिर विकास की राजनीति का नया मॉडल। दिल्ली की आबादी बढ़ रही है, ट्रैफिक बढ़ रहा है, प्रदूषण बढ़ रहा है और बुनियादी सुविधाओं पर दबाव लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में क्या एनसीआर को नए विजन की जरूरत है या मौजूदा ढांचे को मजबूत करने की? और अगर दायरा नहीं बढ़ाया गया तो उन जिलों का क्या होगा जो वर्षों से एनसीआर में शामिल होने की मांग कर रहे हैं? आज इसी पर होगी हमारी बड़ी बहस। चलिए चर्चा की शुरुआत करें। खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तारुफ कराते हैं। सबसे पहले एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार हमारे साथ जुड़े हैं, एसोसिएट एडिटर देवेंद्र कथुरिया हमारे साथ जुड़े हैं और वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र सोनी जी हमारे साथ जुड़े। आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम में बहुत स्वागत है। चर्चा करेंगे लेकिन उसके पहले दिखाएंगे एक रिपोर्ट। एनसीआर प्लानिंग बोर्ड की महत्वपूर्ण 42वीं बैठक आज दिल्ली में संपन्न हो गई है। दिल्ली के विज्ञान भवन में इस बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने की है। इसमें दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के अलावा उत्तर प्रदेश और राजस्थान के मंत्रियों ने शिरकत की है। इसके अलावा आला अधिकारी भी शामिल रहे हैं। खास बात यह कि एनसीआर के विकास समेत तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई है। वहीं फिलहाल एनसीआर के दायरे में बदलाव न करने को लेकर निर्णय हुआ है। इसके अलावा एनसीआर के विकास को लेकर नमो शहर बनाने समेत कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई है, प्रस्ताव मांगे गए हैं। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता में आज एनसीआर प्लानिंग बोर्ड की 42वीं महत्वपूर्ण बैठक दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित की गई है। इस हाई लेवल मीटिंग में दिल्ली, हरियाणा के मुख्यमंत्रियों और शीर्ष अधिकारियों ने हिस्सा लिया है। बैठक में सबसे बड़ा फैसला एनसीआर के दायरे को लेकर हुआ है, जिस पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने स्थिति साफ कर दी है। दिल्ली में आयोजित एनसीआर प्लानिंग बोर्ड की इस 42वीं बैठक में क्षेत्र के सुव्यवस्थित, समन्वित और संतुलित विकास को लेकर महामंथन हुआ है। बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने की। इस दौरान हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री ए.के. शर्मा और राजस्थान के कैबिनेट मंत्री झाबर सिंह खर्रा विशेष रूप से मौजूद रहे। बैठक का मुख्य उद्देश्य चारों राज्यों के बीच आपसी समन्वय को मजबूत करना और विकास परियोजनाओं में तेजी लाना रहा। आज उस सब के ऊपर विस्तार से चर्चा की गई और उस चर्चा के बाद जो रीजनल प्लान 2041 इसके सब बिंदुओं पर चर्चा करने के बाद प्रायः सभी बिंदुओं पर कंसेंसस बना है। छोटी बड़ी बातें कंसल्ट करने के बाद 2 महीने के बाद इस आरपी 2021 इसको फाइनली डिक्लेयर कर दिया जाएगा। इस बैठक के बाद एक बात पूरी तरीके से साफ हो गई कि फिलहाल दिल्ली एनसीआर के दायरे में कोई बदलाव नहीं हो रहा है। इसके साथ ही एनसीआर के साल 2041 के मास्टर प्लान पर भी गहन चर्चा हुई है। इस प्लान को अंतिम रूप देने के लिए एक विशेष सब कमेटी का गठन किया गया है, जिसमें केंद्र और राज्यों के प्रशासनिक अधिकारी शामिल होंगे। ये सब कमेटी 15 अगस्त तक अपनी रिपोर्ट सौंपेगी, जिसके बाद दिसंबर में होने वाली अगली बैठक में इस पर अंतिम मोहर लग सकती है। इस बैठक में सबसे बड़ा आकर्षण रहा आरआरटीएस कॉरिडोर के साथ 4 नए ग्रीनफील्ड शहर यानी नमो शहर विकसित करने का प्रस्ताव, जिसके लिए राज्यों से सुझाव और प्रस्ताव मांगे गए हैं। बैठक के बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि आज की बैठक में कई विषयों पर चर्चा हुई है। एनसीआर के एरिया में कोई परिवर्तन नहीं होगा, इस पर चर्चा नहीं हुई है। एनसीआर के 2041 के प्लान पर चर्चा हुई है, उसको फाइनल करने के लिए सब कमेटी बनाई जाएगी।
जिसमें केंद्र और राज्य के अधिकारी शामिल रहेंगे। 15 अगस्त तक ये सब कमेटी अपनी रिपोर्ट सौंपेगी और एनसीआर प्लानिंग बोर्ड की अगली बैठक दिसंबर में हो सकती है। इसके साथ ही आरआरटीएस के साथ 4 ग्रीनफील्ड शहर, नमो शहर विकसित करने के लिए प्रस्ताव मांगे गए हैं। जो एनसीआर का एरिया है उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। ये निर्णय वो लिया गया है, एज इट इज रहेगा। और आज की बैठक में एनसीआर रीजन के जो रीजन प्लान है 2041 पर, उस पर भी चर्चा की गई है और उसको फाइनल करने के लिए एक सब कमेटी बनाई गई है। कर यह सब कमेटी 15 अगस्त तक अपनी रिपोर्ट को प्रस्तुत करेगी। बहरहाल दिल्ली एनसीआर को अधिक सुगम, सक्षम और सतत बनाने की दिशा में ये बैठक बेहद अहम रही है। नमो शहर की परिकल्पना से आने वाले समय में एनसीआर में कनेक्टिविटी और शहरीकरण को एक नई रफ्तार मिलने की उम्मीदें जताई जा रही हैं। जाहिर है लंबे अंतराल के बाद एनसीआर प्लानिंग बोर्ड की बैठक हुई है। पिछली बैठक 2021 में वर्चुअल माध्यम से हुई थी और इस अंतराल के बाद आज हुई इस बैठक में तमाम मुद्दों पर तो चर्चा हुई है, लेकिन जो सबसे खास नज़रें लगाई जा रही थी कि एनसीआर के दायरे को सीमित किया जाएगा या हरियाणा के शहरों को एनसीआर के दायरे से बाहर लाया जाएगा, क्योंकि प्रदूषण के मुद्दों के चलते ये उद्यमियों की मांग रही है कि यहाँ पर उनको राहत दी जाए। ऐसे में फ़िलहाल एनसीआर का दायरे में कोई कटौती नहीं की गई है। सब कमेटी जरूर बनाई गई है जो एनसीआर के विकास को लेकर आगे के रोड मैप पर चर्चा करेगी। कैमरामैन विदर्भ के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज़, दिल्ली। चलिए चर्चा की शुरुआत करेंगे। देवेंद्र, सबसे पहले आपके पास आऊंगी। रीजनल मास्टर प्लान 2041 पर चर्चा हुई, जबकि एनसीआर का विस्तार सबसे बड़ा मुद्दा था, तो 100 किलोमीटर दायरे की मांग पर चर्चा क्यों नहीं हुई? क्या सरकार विवाद से बचना चाहती थी? देखिए जया, जो चीजें सामने आ रही हैं, दरअसल इसमें 5 स्टेक होल्डर हैं। दिल्ली एनसीआर की जो कल्पना थी, जो योजना बनी थी इंदिरा गांधी के टाइम, जब इंदिरा गांधी जिंदा थी, 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी। उसके बाद कांग्रेस की सरकार आई 91 से 96 तक, नरसिंह राव थे। उसके बाद फिर बीजेपी की सरकार आई, फिर 2004 में कांग्रेस की सरकार आई, 14 तक चली। अब फिर 14 से टिल डेट, चाहे वो केंद्र की बात हो, हरियाणा में बीजेपी की सरकारें चली है। और बीजेपी की सरकारों में इंफ्रास्ट्रक्चर, खासतौर पे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत जोर रहा है, बहुत मजबूत हुआ है। चारों तरफ अब हम इस जीटी रोड बेल्ट की बात करें, पानीपत सोन, चारों तरफ आप देखिए हाईवेज का जाल बिछ गया है, तो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हुआ है। दरअसल ये बैठक 2021 में कोरोना काल था, तब वर्चुअल हुई थी। उसके बाद करीब 5 साल बाद ये बैठक आज हुई है। दरअसल भविष्य की जरूरत देखें या वर्तमान की चुनौतियां देखें, समस्याएं बहुत सारी हैं। दिल्ली की आबादी अभी 5.5 करोड़ के आसपास है। दिल्ली की अपनी, दिल्ली बहुत बड़ा महानगर है, शहर है। दिल्ली के आसपास 100 किलोमीटर का एरिया, जैसे हापुड़ है, गाजियाबाद है, मेरठ है, मुरादनगर है, नोएडा है, गुरुग्राम, फरीदाबाद, और इधर सोनीपत हो गया, रोहतक हो गया, पानीपत हो गया, ये सारा दिल्ली एनसीआर का एरिया है। 5.5 करोड़ की आबादी है, लेकिन 2031 तक ये आबादी 7 करोड़ हो जाएगी और फिर 2041 तक 11 करोड़। तो भविष्य की जरूरत, जिसको हम मास्टर प्लान कहते हैं टेक्निकल भाषा में, आगे आने वाले जीवन कैसा होगा, जरूरतें क्या होगी, शिक्षा की, पीने के पानी की, रोड्स की, बिजली की, पर्यावरण कैसा होगा, सारी चीजों पे गौर किया जाता है। तो आज उन पर तो हुआ ही है। मास्टर प्लान जो है 2041 का, 2041 तक का मास्टर प्लान, कितनी आबादी होगी सारा एज्यूम किया गया, कितना रोजगार चाहिए, कितना पीने का पानी चाहिए, पानी की निकासी कैसी होगी, बीमारियों से निपटने के क्या इंतजाम है, स्वास्थ्य, शिक्षा, बहुत सारी। लेकिन 2-3 चीजें जरूर कहूंगा जिस पर ध्यान दिया जा रहा था। दरअसल ये जो बेल्ट है दिल्ली चंडीगढ़ के बीच, दिल्ली से चले तो सोनीपत, पानीपत, करनाल तक है एनसीआर एरिया। करनाल 130 किलोमीटर के आसपास है दिल्ली से, जबकि 100 किलोमीटर था पहले। फिर मनोहर लाल जी जब मुख्यमंत्री थे, उन्होंने अपनी कोशिशों से, पानीपत तो था ही, पानीपत के बाद करनाल को भी एनसीआर ने शामिल कराया और जींद को भी कराया। और मेरे को याद है मनोहर लाल जी ने अपने टाइम में कभी कहा भी था कि ये मेरी विशेष उपलब्धि है कि मैं करनाल को
तब सीएम सिटी थी कि मैं एनसीआर में शामिल करवा पाया, उसी तर्ज पर जींद भी हुआ। लेकिन अब वही करनाल पानीपत ये कह रहे थे कि प्रदूषण के सख्त नियम है, ग्रैप जब लागू होता है, ग्रैप ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान पार्ट 1, 2, 3, तो उसके तहत प्रदूषण के सख्त नियम, जब दिल्ली में प्रदूषण होता है, पानीपत की फैक्ट्रियां बंद होने लगती हैं, नियम सख्त हो जाते हैं, आप जनरेटर नहीं चला सकते, आप इतना धुआं, पानी का जो पीएम है, बहुत सारी दिक्कतें होती है, 1.5-2 महीने फैक्ट्रियां बंद रहती है, बहुत नुकसान होता है। पानीपत में बड़े स्तर पर एक्सपोर्ट होता है, एक्सपोर्टर के जो ऑर्डर होते हैं उनको टाइम पे पूरा करना होता है। हमारे हिंदुस्तान जैसा हिसाब नहीं है कि आगे पीछे, वहां अगर आपको फलान डेट पे शाम 7 बजे तक डिलीवरी देनी है तो देनी है, नहीं तो भारी भरकम पेनल्टी लगती है और साख भी गिरती है, संस्थान की भी और देश की भी। तो इसलिए एक्सपोर्टर मांग कर रहे थे कि पानीपत को चूंकि इंडस्ट्री 1.5-2 महीने प्रभावित रहती है, नुकसान होता है, व्यापारी लेबर भी खाली होती है, लेबर बेरोजगार हो जाती है, तो मांग कर रहे थे पानीपत के लोग। ये प्रपोजल भी सरकार की तरफ से जाना था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, कोई सीमा में परिवर्तन नहीं हुआ। दिल्ली एनसीआर में अब भी हरियाणा के 23 में से 14 जिले आज भी बरकरार है और 57% हिस्सा जो हरियाणा का है वो 14 जिलों के जरिए दिल्ली एनसीआर का हिस्सा है। अब एक नया ठीक पानीपत के लोगों को देखिए थोड़ी सी ये मायूसी जरूर है, वो उम्मीद कर रहे थे कि दिल्ली एनसीआर के दायरे से हम निकलना चाहते हैं। ये मनोहर लाल जी के सामने, मुख्यमंत्री के सामने प्रपोजल भी दिए गए थे बजट के टाइम कि हम दिल्ली एनसीआर में नहीं रहना चाहते क्योंकि व्यापार का बड़ा नुकसान होता है। उम्मीद कर रहे थे लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। एक बड़ी सौगात और कल्पना जरूर पानीपत के हिस्से में आई है, जो 4 नमो ग्रीन फील्ड सिटी बनाने की बात हो रही है। आज पानीपत में उद्यमियों में चर्चा थी कि शायद पानीपत उस पैरामीटर्स पर पूरा फिट बैठता है। पानीपत ग्रीन सिटी के हिसाब से, नमो ग्रीन फील्ड सिटी के हिसाब से, जिस तरीके से यहाँ पिछले कुछ टाइम में बड़े बड़े बिल्डर आए हैं, 1.5 साल में इंडस्ट्रियल पार्क्स बन रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर के लोग आए हैं, तो कुछ ऐसे संकेत लग रहे हैं कि शायद नमो भारत ग्रीनफील्ड सिटी पानीपत के हिस्से में आ जाए तो एक बहुत बड़ी खुशी होगी। ये बात सुनकर कल्पना करके लोग खुश हैं, लेकिन होगा क्या वो समय बताएगा। बिल्कुल, वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। महेश, क्या एनसीआर की असली जरूरत सीमा विस्तार नहीं बल्कि सुशासन और बेहतर शहरी प्रबंधन है? और क्या सरकार अब विकास के मॉडल को नई पहचान देकर पुरानी समस्याओं से ध्यान खींचने की कोशिश कर रही है? देखिए, ये तो सपने बेचने वाली बात है। आप सपने बेचने चले हैं, क्या मूलभूत ज़रूरतों को आपने पूरा कर दिया? और एनसीआर में शामिल होने को लेकर जो उपलब्धियां सरकार गिनवा रही थी, और खुद मनोहर लाल खट्टर बतौर मुख्यमंत्री हरियाणा उस वक्त कह रहे थे कि उनकी उपलब्धि है, उन्होंने करनाल को इसमें शामिल करवाया, पानीपत को इसमें शामिल करवाया। देखिए, उपलब्धि तो तब होती जब इन इलाकों को एनसीआर प्लानिंग बोर्ड से कुछ बड़ा बजट हासिल होता, कुछ बड़ी योजनाएं हासिल होती, एक अलग तरह का डेवलपमेंट जो है एनसीआर में शामिल होने के नाते इन इलाकों में देखने को मिलता। देखिए, एनसीआर में शामिल होने के बाद भिवानी को क्या मिला, एनसीआर में शामिल होने के बाद जींद को क्या मिला? ये तमाम जिले हैं सवाल करते हैं कि आपने एनसीआर में शामिल करके हमें परेशानियों में डाल दिया, संकट में डाल दिया। कोई एक नया पैसा आपने एनसीआर प्लानिंग बोर्ड से क्या इन इलाकों के विकास के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए क्या दिया? क्या अगर जींद से हाईवे गुजर रहे हैं तो वो उसकी ज्योग्राफिकल लोकेशंस की वजह से तमाम जो हाईवेज हैं बड़ी तादाद में जींद ज़िले से गुजर रहे हैं, तो ये एनसीआर प्लानिंग बोर्ड की कोई उपलब्धि नहीं है। तो यकीनन एनसीआर प्लानिंग बोर्ड में शामिल होने को लेकर जो खुशियां लोग इजहार करते हुए नजर आ रहे थे, खुद सरकार इसे अपनी उपलब्धि बता रही थी। एनसीआर प्लानिंग बोर्ड का हिस्सा जो है कुछ भी इन जिलों को हासिल नहीं हुआ, और यही वजह है कि संकट और समाधान की जब तोलने की बात आती है तो लोगों को लगता है कि समाधान तो कुछ मिला नहीं, संकट उनके हिस्से आ गए। अब यही वजह है कि वो कह रहे हैं कि हमें इस एनसीआर में रहना ही नहीं है, क्योंकि एनसीआर के नाम पर उन्हें कुछ मिलना नहीं है सिवाय परेशानियों के, सिवाय कानूनी बंदिशों के, सिवाय चुनौतियों के। और यही वजह है कि यहाँ हरियाणा में सबसे बड़ी मांग इस बैठक पर अगर हरियाणा के लोगों की नज़र थी तो इसलिए नहीं थी कि एनसीआर प्लानिंग बोर्ड से कुछ हरियाणा को हासिल होगा, एनसीआर के इलाकों को हासिल होगा। मुझे लगता है कि ऐसा बिल्कुल नहीं था। हरियाणा वासियों की नज़र इस पर थी, और जिस तरीके से मेरे सहयोगी देवेंद्र जी ये जानकारी दे रहे थे कि 14 जिले हरियाणा के एनसीआर में हैं, इन 14 जिलों को इंतजार ये नहीं था कि एनसीआर प्लानिंग बोर्ड से इन्हें क्या मिलेगा। इन 14 जिलों को इंतजार ये था कि कम से कम भिवानी को तो एनसीआर से बाहर निकाल देते, पानीपत को तो एनसीआर से बाहर कर देते,
थे। करनाल तो एनसीआर से बाहर हो जाता, जींद तो कम से कम एनसीआर से बाहर कर ही देते, सबसे पिछड़ा इलाका इन इलाकों में माना जा सकता है। जब इन पिछड़े इलाकों के लिए आपने कुछ किया ही नहीं तो आप इन्हें अपने साथ जोड़कर सिवाय चुनौतियों के, सिवाय परेशानियों के, सिवाय कानूनी बंदिशों के आखिर दे ही क्या रहे हैं। तो ऐसे में अब जो है संकेत भी मिल रहे थे। मनोहर लाल खट्टर जो है पिछली कुछ मीटिंग्स में इस तरह के संकेत लोगों को दे रहे थे कि देखिए एनसीआर प्लानिंग बोर्ड में यहाँ के लोगों की मांग है, वो एनसीआर में नहीं रहना चाहते हैं। लेकिन जाने इस बैठक में ऐसा क्या हुआ कि उसका जिक्र ही नहीं किया गया। ना तो नायब सिंह सैनी उसका जिक्र कर रहे हैं, ना ही मनोहर लाल खट्टर उसका जिक्र कर रहे हैं, जबकि ये मांग तो खुद मनोहर लाल खट्टर के सामने पानीपत के लोगों ने रखी थी, करनाल के लोगों ने रखी थी। ना तो नायब सैनी उसका जिक्र कर रहे हैं, ना ही मनोहर लाल खट्टर उसका जिक्र कर रहे हैं। तो फिर राजस्थान के मुख्यमंत्री या राजस्थान के कैबिनेट मंत्री या दिल्ली की मुख्यमंत्री क्यों करेंगी? तो यकीनन एनसीआर प्लानिंग बोर्ड से जो कुछ हासिल किए जाने के सपने लोगों ने संजोए थे, कुछ भी ऐसा हासिल नहीं हुआ। अब क्या जिक्र चल रहा है? 4 नमो सिटीज बनाए जाएंगे। इससे जो है एक अरसे पहले एक घोषणा की गई थी कि देश में स्मार्ट सिटीज बनाए जाएंगे। 100 स्मार्ट सिटीज का जिक्र किया गया था। मुझे देश में एक स्मार्ट सिटी बताइए जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस घोषणा के बाद जो है बनाई गई हो। कहीं कोई देश में ऐसी स्मार्ट सिटी है क्या? तो ये जो 4 नमो सिटीज बसाने की बात कही जा रही है, बनाने की बात कही जा रही है, देखिए जो पहले जो सिटीज बसे हैं कम से कम उन्हें रहने लायक बना लीजिए, उनकी आबादी को मैनेज कर लीजिए, वहां पर मूलभूत जरूरतों को पूरा कर लीजिए। सपने बेच रहे हैं, नमो सिटीज का जिक्र कर रहे हैं। जो सिटीज पहले से एनसीआर का हिस्सा हैं उनके लिए क्या कुछ कर सकते हैं? वो सवाल सामने खड़ा है, जवाब तो दीजिए। बिल्कुल, सवाल तो खड़े और जो सबसे बड़ा मुद्दा था उस पर ही जिक्र नहीं किया गया इस बैठक में। बहरहाल अविनीश जी, क्या 4 नमो सिटी का जो प्रस्ताव है वो वास्तव में दिल्ली का बोझ कम करेगा या सिर्फ एक महत्वाकांक्षी राजनीतिक विजन है जिसकी जमीनी हकीकत अलग होगी? देखिए, ये जो 4 नमो शहर बसाए जाने हैं, ग्रीनफील्ड सिटी बनाए जाने, ये 0 ग्राउंड से बनाए जाने हैं। ये कोई जो पहले से विकसित शहर हैं उनको ग्रीनफील्ड सिटी या नमो शहर नहीं बनाया जाना, मतलब 0 ग्राउंड से बनाए जाएंगे, नए शहर विकसित किए जाएंगे। तो जब ये नए शहर विकसित किए जाएंगे तो भूमि अधिग्रहण की जरूरत पड़ेगी। किसान भूमि देंगे नहीं देंगे, मुआवजे के लिए उनका आंदोलन होगा। ये बहुत लंबी बात है, बहुत मतलब कल्पना सरकार हो पाएगी नहीं हो पाएगी इसमें संदेह है। और ये बात है कि हरियाणा की जो मांग थी कि राजघाट से 100 किलोमीटर का हवाई मार्ग, ये हवाई मार्ग से तय होता है, सड़क मार्ग से तय नहीं होता भाई। 100 किलोमीटर का हवाई मार्ग है, इसको एनसीआर के दायरे तक रखा जाए क्योंकि वर्तमान जो दायरा है वो अधिक है भाई। अब जींद, बिल्कुल ठीक बात है कि जींद भिवानी में जब ऐसे ग्रैप सिस्टम लागू हो जाते हैं, जो वहां प्रतिबंध लागू हो जाते हैं, तो उसका कोई वहां से लेना देना नहीं है, वहां का विकास रुक जाता है। तो ये बात हरियाणा की नामंजूर हो गया है। उसका तर्क ये था कि आज हरियाणा मांग कर रहा है, कल राजस्थान मांग करेगा, कल उत्तर प्रदेश मांग करेगा, तो फिर तो एनसीआर का उद्देश्य जो है वो निष्फल हो जाएगा। तो इसलिए इसमें एक बैठक में एक और बात हुई है कि नेशनल कंजर्वेटिव जोन, इसको कड़ाई से पालन किया जाए। जो अरावली पर्वतमाला है पर्यावरण बचाने के लिए, क्योंकि बिल्डर वहां निर्माण कार्य करा देते हैं और इसकी मैपिंग का कार्य था। अभी हरियाणा और राजस्थान पिछड़ा हुआ है, इन्होंने अपनी मैपिंग का काम भी पूरा नहीं किया। तो इसलिए नेशनल कंजर्वेटिव जोन को जो है इसको काफी मजबूत बनाने पर भी बल दिया गया है। और जो 4 नमो शहर बसाए जाने की योजना है, अब हरियाणा तो पहले ही 5 शहर बनाना, केएमपी के किनारे 5 शहर बनाने की योजना बना चुका है। तो इसमें परस्पर विरोधी रहेगा कि वो जो 5 शहर जो हरियाणा ने बसाने हैं और जो 4 शहर ये नमो शहर जो हैं ग्रीनफील्ड शहर हैं, इनके लिए जमीन कहां से आएगी? तो ये बड़ी समस्या है। देखिए, सरकार का उद्देश्य तो ठीक है, विकास की कल्पना है, विकास की कल्पना के लिए सरकार प्रयास करती है, नए नए सुझाव आती हैं। 2041 का मास्टर प्लान है, तो मास्टर प्लान की आवश्यकताओं के अनुरूप भाई दिल्ली, गुरुग्राम और नोएडा पर बोझ कम से कम हो और जो नए शहर विकसित हो वहां 30 मिनट के अंदर ही की परिधि में ही वहां तक पहुंचो, ताकि दिल्ली, नोएडा और गुरुग्राम तक वहां पहुंचा जा सके। तो इसलिए सरकार वहां बेहतर कनेक्टिविटी के लिए नोएडा में और दिल्ली में और यहाँ गुरुग्राम में तो मेट्रो विकसित आ चुकी, मेट्रो आ चुकी है। अब नए जो शहर होंगे उनमें मेट्रो और रैपिड ट्रेन के लिए एक कल्पना होगी, उसके लिए भी प्लानिंग की जाएगी। तो ये अभी भविष्य की योजनाएं हैं, अभी वर्तमान में कुछ कहा नहीं जा सकता कि भविष्य में क्या रूपरेखा बनेगी। तो इसलिए सरकार ने अपने लक्ष्य निर्धारित किए हैं, अपनी प्राथमिकताएं तय की हैं
उन पर कितना अमल हो पाएगा ये अभी भविष्य के गर्भ में। बिल्कुल देवेंद्र, आपके पास होंगे और एकदम संक्षिप्त जवाब लेंगे क्योंकि वक्त की कमी है। दिल्ली का दबाव कम करने के लिए क्या नए शहर बसाना जरूरी या गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत और अन्य जो मौजूद शहर है इनको बेहतर बनाना ज्यादा जरूरी है? देखिए जया, दिल्ली के आसपास तो जगह है नहीं, बची कहाँ है जगह दिल्ली के आसपास? जी। दिल्ली से बाहर निकलना पड़ेगा। इधर हम सोनीपत की तरफ है, दिल्ली से सोनीपत है, फिर पानीपत है। आपको ये जानकारी के लिए बता दूं, दिल्ली से चंडीगढ़ तक NH-44 अंबाला तक है। पूरा सारे खेत कूद आपको कहीं नजर नहीं आता। करीब 4.5 घंटे का सफर है दिल्ली से चंडीगढ़ तक, 265 किलोमीटर। आपको कहीं भी बहुत कम खेती नजर आएगी। सब जगह फैक्ट्रियां, प्लॉट बिक चुके हैं, रीसेल में कहीं खेती है नहीं, जमीन है नहीं। और आपको बताऊं, मनमोहन सिंह के टाइम जाते जाते मनमोहन सिंह सरकार थी, कानून बना गए थे, अगर किसी सरकारी प्रोजेक्ट के लिए खेत या कोई जमीन चाहिए तो 80% किसान जब राजी होंगे, वो राजी हो जाएंगे, एफिडेविट दे देंगे, तब कोई जमीन का अधिग्रहण होता है। जमीन अधिग्रहण के नियम बहुत सख्त है। 80% किसान अगर राजी हो तब जमीन अधिग्रहण हो सकती है, नहीं तो नहीं। तो ये बहुत पंचग्राम का जिक्र आ रहा था KMP की साथ। पंचग्राम मनोहर लाल जी के टाइम जब मुख्यमंत्री थे, पंचग्राम मतलब गांव की तर्ज पर शहर, 5 गांव के रूप में शहर बसाए जाएंगे। कितने साल हो गए आज तक कुछ हुआ नहीं। RRTS रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, जो ये ट्रेन आनी है पानीपत दिल्ली, ये मनमोहन सिंह के टाइम 2012 में प्रोजेक्ट बना था, आज तक तो काम पूरा हुआ नहीं। बिल्कुल बड़े प्रोजेक्ट्स बहुत समय लेते हैं। बिल्कुल एक छोटा सा जवाब महेश आपसे भी लूंगी। NCR में शामिल क्षेत्रों को आज भी ट्रैफिक, प्रदूषण, अव्यवस्थित शहरीकरण और जल संकट जैसी समस्याओं का लगातार सामना करना पड़ रहा। ऐसे में नया विजन कितना प्रभावी साबित होगा? छोटा सा जवाब। देखिए, मुझे लगता है जया, सपने बेच रही है सरकार और सपनों को हकीकत से जब तक नहीं जोड़ा जाएगा परेशानियां खत्म नहीं हो सकती। आप बजट तो दीजिए, बड़ी प्रोजेक्ट्स के साथ तो आइए, किसी विजन के साथ तो आइए। आप तो सिर्फ बयानों के साथ आ रहे हैं, खबरों में घोषणाएं कर रहे हैं। घोषणाएं हकीकत में कब बदलेंगी और उन हकीकत में बदलने की जो कोशिश है, उन कोशिशों का इंतजार अब लोग कर रहे हैं। बिल्कुल विनय जी, आपसे भी एक आखिरी जवाब लूंगी, बहुत छोटा सा, कि क्या मास्टर प्लान 2041 सिर्फ कागजी खाका बनकर रह जाएगा या इसके लिए जवाबदेही तय होगी? देखिए, जो योजनाएं कागजों पर बनती हैं उनको धरातल पर उतारना ये सबसे बड़ी चुनौती है। और ये चुनौती सरकार कैसे पूरी कर पाएगी जब किसानों की समस्या आ जाएंगी, भूमि अधिग्रहण की समस्या आ जाएंगी। तो मुझे लगता है अभी कहना बहुत कुछ जल्दबाजी है। हाँ, सरकार की प्राथमिकताएं अवश्य तय होगी। बिल्कुल। बहरहाल तमाम चर्चा के लिए बहुत शुक्रिया आप सभी का। तो NCR का दायरा नहीं बदलेगा लेकिन विकास का खाका बदलने की तैयारी है। 4 नमो सिटी का प्रस्ताव, मास्टर प्लान 2041 की समीक्षा और कमेटी की रिपोर्ट, इन सबके बीच सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या आम नागरिक को बेहतर जिंदगी मिलेगी या फिर योजनाएं फाइलों में ही सिमट कर रह जाएंगी। ये तो आने वाला फैसला ही महीनों में होगा, लेकिन बहस आज से शुरू हो चुकी है। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे।